अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। इतवार के रोज़ होने वाले ज़िमनी इलेक्शन पर जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो अब भी बरकरार हैं। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुनज़्ज़म धांधली की गई है, बिलखसूस पंजाब में जो बाई इलेक्शन के हल्के थे वहाँ पर, और साथ साथ जो उनके बानी चेयरमैन हैं उन्होंने भी ये कहा कि दरअसल पुलिस और रियासती मशीनरी ने ये इलेक्शन लड़ा है, इसीलिए ये रिज़ल्ट आपके सामने आए हैं। अब एक तरफ ये क्लेम किया जा रहा है असद कैसर साहब की तरफ से कि इस महीने के आखिर तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे और दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल भी दी जा रही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को यकसर मुस्तरद किया है और इस जुमे को वो मुल्क गिर एहतजाज का प्लान भी रखते हैं। अब इस एहतजाज से क्या दोबारा तसादुम की सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कराची में रिसेंटली जो रैली हुई वहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ हुई, तो क्या हुकूमत टॉलरेट करेगी सड़कों पर आना तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ ये कि नून लीग का मौक़िफ़ इस पर यह है कि बरसरे इक़्तिदार जो जमातें हैं उनको वोट मिला है, इसीलिए कि 8 फरवरी के इंतखाबात में उनके ख़िलाफ़ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी। ये भी वो कह रहे हैं कि अगर तो धांधली की आपकी रिजर्वेशंस हैं तो आपने कोई एक भी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को क्यों जमा नहीं करवाई। उनकी तरफ से इसको ऐसे काउंटर किया जा रहा है। तो देखना ये है कि अब जुमे के रोज़ जो एहतजाज होने जा रहा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, उसको गवर्नमेंट कैसे रिसीव करती है। दूसरी जो सबसे अहम डेवलपमेंट आज के रोज़ रही वो ईरानियन प्रेसिडेंट का दौरा पाकिस्तान है, जिसके बाद लाहौर और कराची में आम तातील भी रही और इसमें बहुत सी याददाश्तों और मनसूबों पर दस्तखत किए गए। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो कि कही जा रही थी इस दौरे पर, जिस पे नज़रें मरकूज़ हैं, वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, जो कि तकरीबन 11 साल से इल्तवा का शिकार दिखाई देती है। 7.5 अरब डॉलर का ये मंसूबा था जो कि ईरान पर सैंक्शंस लगने के बाद स्टॉल हो गया। और अब ये कहा जा रहा है, बहुत से लोग पाकिस्तान में भी ये आर्गूमेंट कर रहे हैं, मलिया लोधी साहिबा ने भी ये बात की कि अगर अमेरिका के इंटरेस्ट में ये मंसूबा नहीं है तो पाकिस्तान और अमेरिकी इंटरेस्ट में फ़र्क होना चाहिए। तो देखना यह है कि पाकिस्तान इस पर क्या पेशरफ्त कर सकता है, क्योंकि अगर इस मंसूबे को जल्द ऑनर ना किया तो भारी जुर्माने भी देने पड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ईरानी सदर की सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, और इस पर जो अहम डेवलपमेंट्स में से एक चीज़ है वो ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी और जो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दोनों तरफ दोनों ममालिक को नुकसान पहुँचा रही हैं उनको बैन करने की बात की गई और स्मगलिंग के तदारुक पर स्ट्रेस डाला गया मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात में ईरानी सदर की। तो देखना यह है कि ये तमाम मंसूबे अगर मटीरियलाइज होते हैं तो अमेरिकन रिस्पॉन्स क्या होगा। इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए जावेद हुसैन मौजूद हैं, साबिक़ सफ़ीर बराए ईरान हैं। इसके अलावा अहमद बिलाल सूफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी क़वानीन के। जावेद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, अब ईरानियन प्रेसिडेंट का जो दौरा है पाकिस्तान है, आपको क्या लगता है कि इसकी सिग्निफिकेंस इस वक्त में जब ईरान इसराइल स्कर्मिशेस भी हुए हैं रिसेंटली, और दूसरी तरफ कुछ महीने पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी कुछ चपकलिश देखी गई, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस दौरे की अकॉर्डिंग टू यू? ये इसकी इम्पोर्टेंस जो सिग्निफिकेंस है वो सबसे बड़ी तो ये है कि शोज के ईरान जो है वैसियत एक दोस्त, बरादर और हमसाया मुल्क के हमारे साथ अच्छे तल्लुकात कायम रखना चाहता है, उनको मज़ीद मजबूत करना चाहता है मुख्तलिफ मैदानों में, चाहे वो ट्रेड का मामला हो, इकनॉमिक कोऑपरेशन का मामला हो, या सिक्योरिटी के इश्यूज हों, टेररिज्म के खिलाफ जो जंग है या लड़ाई है या कम्बैट है उसको उसमें कोऑपरेशन के मसाइल हों या कल्चरल कोऑपरेशन है। जावेद साहब, आपकी तरफ वापस आता हूँ। अमर साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, तकरीबन 11 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक ये पाकिस्तान की तरफ से मटेरियलाइज नहीं हो सका। अभी कुछ अर्सा पहले कुछ कंस्ट्रक्शन हुई फिर रुक गई। आपको क्या लगता है कि अमेरिकन सैंक्शन ही सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है पाकिस्तान के लिए, और क्या इसका कोई प्रॉबेबल सोल्यूशन भी है या सिर्फ अब अनफॉर्चुनेटली ईरान से ही बात करनी पड़ेगी इसकी कुछ रिफॉर्म के लिए? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में अमेरिका से बराह रास्त बात करनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने तो बारहा अपनी कमिटमेंट का इजहार किया है टू कंटिन्यू विद दिस प्रोजेक्ट, और कोई ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं आई जिसने रिजर्वेशन का इजहार किया हो कि हम ये नहीं करना चाहते, बिकॉज तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो आई हैं वो तमाम की तमाम और मुआशी एक्सपर्ट सब ये यकजा हैं इस बात पर कि पाकिस्तान को इस गैस पाइपलाइन के थ्रू गैस की जरूरत है, पाकिस्तान के अवाम को।
अब उसके लिए जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से पाकिस्तान नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा। जो यूएस लॉ के नीचे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सैंक्शंस उन्होंने लगाई हैं, उससे पहले आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा का सैंक्शन फ्रेमवर्क था जो इवेंचुअली रोल बैक कर दिया गया जब पूरी दुनिया ने रियलाइज किया कि अनरीजनेबल बात है। मगर यूएस की अपनी सैंक्शन रिजीम जो है वो कंटिन्यूसली एप्लीकेबल हो रही है। इसके लिए मुझे याद है जब मैं जिनीवा में यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयर था तो उस वक्त वहां पर हमने एक पूरा पॉलिसी पोजीशन डॉक्यूमेंट की थी कि अगर sanctions are intended to target a specific state and a specific people, so they should not inadvertently target a non-target state. यानी पाकिस्तान तो intended recipient of sanctions है ही नहीं, लेकिन असरात की वजह से de facto sanctions का इतलाक पाकिस्तान पर भी हो रहा है। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स का फ्रेमवर्क की वायलेशन भी है। और साथ साथ ये एक और चीज है, क्योंकि ईरान ने 2-3 मरतबा बारहा हमें रिमाइंड करवाया कि अगर हमने ये पाइपलाइन नहीं बनाई तो जो हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ, तो पेनल्टी के लिए वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमें अमेरिका से इस इशू को टेकअप करना चाहिए कि ये जो अमाउंट ड्यू हो जाएगा इसकी तो वजह आपकी सैंक्शंस है, आपका एक्ट ऑफ स्टेट है, यानी कि रियासत अमेरिका का एक्ट ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल है उस फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए जो पाकिस्तान की रियासत पर है। तो वो गुफ्तगू मेरा ख्याल है वो प्रॉपर डायलॉग यूएस के जो लीगल एडवाइजर्स हैं, लीगल डिविजन हैं मुख्तलिफ उनके स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे बातचीत को शुरू करना चाहिए इन अ कॉन्क्रीट सेंस। लेकिन इसमें आमिर साहब जो इंटरनेशनल पोजीशन होती है पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस की, वो भी बहुत मैटर करती है। इस स्टेज के ऊपर इतनी सिग्निफिकेंस है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए कि अगर हम उनसे कोई डायलॉग करना चाहें तो वो अपने एवेन्यूज खोल दें या फिर कन्विंस हो जाएं? जी जाहिर है वो तो हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। एक तो उसकी जाहिर पॉलिटिकल साइड है, लेकिन मैं आपको इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में एक आर्गुमेंट आप यकीनन पिच कर सकते हैं अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के साथ, क्योंकि हम भी बेशुमार उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर वॉच करते हैं इस रीजन में। तो क्विड प्रो क्वो के कॉन्टेक्स्ट में वो ना भी हो तो भी एक फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्रू कर रही है, तो क्या कोई पाकिस्तान की जानिब से यूएस के अंदर केस फाइल करने का सोचा जा सकता है जिससे यूएस गवर्नमेंट को ये कहा जाए या कोई रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है कि ये एट्रीब्यूट लायबिलिटी फाइनेंशियल आपके एक्ट के साथ है। एक्ट ऑफ स्टेट एंड प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ के डॉक्ट्रिन है। एक्ट ऑफ स्टेट से मुराद कोई भी ऐसी कानून साजी जिससे दूसरा मुल्क अफेक्ट हो रहा हो तो वो उस मुल्क के पास जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फ्रेमवर्क है और इवन यूएन के अपने चार्टर के अंदर प्रोविजन मौजूद है जिसमें यह है कि अगर सैंक्शन से किसी मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो तो आप अक़वाम मुत्तहिदा में उस इशू को रेज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को कानूनी हवाले से अपना नुक्ता नजर यूएस गवर्नमेंट के सामने ईरान गैस पाइपलाइन की सैंक्शंस के रिमूवल या ईज ऑफ के लिए प्रेजेंट करना चाहिए। और ईरान ने जो रिसेंटली इजराइल को टारगेट किया मिसाइल्स के थ्रू, आपको लगता है कि उसके बाद जो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन डील के लिए, उसके लिए भी मजीद अब जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो ख़त्म हो गया उसके बाद? जी जाहिर है ये इन चीज़ों के असरात तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर ईरान पाकिस्तान के खिलाफ प्रोसीड करने का सोचता तो फिर पाकिस्तान को अपने टाइम ये तमाम स्टेप्स लीगल सेंस में शायद लेने पड़ जाएं और हमारे पास फिर कोई चॉइस कोई नहीं रहेगी। तो देयर इज नो हार्म बिकॉज रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रांजैक्शनल रिलेशंस होते हैं। आप बेवक्त बातचीत भी कर रहे होते हैं, ट्रेड भी कर रहे होते हैं, नेगोशिएशन भी कर रहे होते हैं और बाकी सारे मामला साइमल्टेनियस लेके चल रहे होते हैं। सही, ठीक है। जावेद साहब ये बताइएगा, अमर साहब भी ये कह रहे हैं कि सैंक्शंस अगर ईरान पर लगी भी हैं और यूएस की सैंक्शंस हैं तो इसके बाद इनडायरेक्टली पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने रिसेंटली देखा है कि जिन 4 कंपनीज़ को यूएस ने बैन कर दिया उसमें 3 चाइनीज़ और 1 बेलारूस की कंपनी थी, इसीलिए कि शायद पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको कुछ असिस्टेंस मिली है उन कंपनी से। तो वो तो अगर इनडायरेक्टली भी कोई असिस्ट करना चाहता है उसको भी टारगेट कर लेते हैं। तो यहाँ तो फिर एक कंट्री जो कि हैवीली सैंक्शनड है उससे ट्रेड का और उससे गैस पाइपलाइन मंसूबा आगे बढ़ाने का मामला है। देखें इसमें जो हमारे लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि अगर हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके नहीं चलते तो फिर हमें ईरान से एक वो ख़तरा है या कि भाई वो हमारे ऊपर एक पेनल्टी की मूव करेंगे, वो जो अच्छी खासी हैवी पेनल्टी है हमारे कुव्वत बर्दाश्त या पेमेंट की वजह से बाहर है।
दूसरी तरफ हमारे ऊपर जो है, हमारे ऊपर तो नहीं लेकिन ईरान के ऊपर इकोनॉमिक बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की सैंक्शन हैं जो अमेरिका ने लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से ख़तरा ये है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चलें तो हमारे ऊपर उस सैंक्शन का भी यानी लागू होने का खतरा है। अब इस सूरत हाल में हमें बेसिकली एक तो ठीक है, हमें बिलाल सूफी साहब ने जो तजवीज़ दी है कि हमें जो कानूनी जो भी हमारे पास तो मुख्तलिफ तरीके या मेथड्स अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से हम अमेरिका से वेवर ले सकें। अगर वो किसी वजह से वो वेवर नहीं मिलता और हमारी कोशिशें कामयाब नहीं होती तो उस सूरत में हमें दो किस्म की पॉलिसीज पे काम करना चाहिए। एक तो शॉर्ट टर्म है, अगर हम पाइपलाइन को अपने मुल्क में बिछाते हैं तो उसका जब तक वो ईरान से कनेक्ट नहीं होती उसके ऊपर अमेरिका कोई हक नहीं बनता, लीगल या सियासी या और कोई भी उसके ऊपर एतराज़ करे। मसलन अगर हम अपने जो मेन जो नेशनल नेटवर्क है पाइप का उसको हम गवादर तक ले जाते हैं तो ये हमारा अपना एक मंसूबा है, इंटरनल है, उसके ऊपर कोई मुल्क जो है एतराज़ करता है लेकिन कर सकता है। लेकिन जब आप गवादर से उसको ईरानी बॉर्डर तक ले जाएंगे और ईरानियन पाइपलाइन जो सिस्टम है, नेटवर्क है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर हो सकता है कुछ यानी कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद, जब तक ये दूसरा ये हिस्सा शुरू होगा तो उस वक्त हो सकता है अमेरिका को एतराज़ करना चाहिए। उस वक्त तक हालात बदल सकते हैं, हमारी भी सिचुएशन हो सकता है उसमें कुछ चेंज आया जाए, ईरान की सिचुएशन में भी चेंज आ जाए। तो हमें फ़िलहाल कोशिश करनी चाहिए कि हम टाइम गेन करें और किसी तरीके से अंदर जो हमारे पाकिस्तान में काम इस पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो पाकिस्तानी सेक्शन है जो हमारा बिल्कुल अंदरूनी तौर पे है उस पर काम शुरू कर दें। और ईरान के जो जावेद साहब, आपको नहीं लगता कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है? अभी रिसेंटली नोशकी में अटैक होता है और उसमें 9 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि बलूचिस्तान के अंदर भी अगर कोई प्रोजेक्ट वाया तकमील तक पहुँचाना है तो उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी अच्छी खासी। जी वो देनी पड़ेगी और मेरा ख्याल है कि इसमें बाहर की चंद कुव्वतें हैं जिनका अभी हो सकता है वो भी कार फरमा हो, इसमें मैं कोई यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया का तो बारे में हमें पता ही है कि इंडिया का जो कलपोशी या दाव पकड़ा गया था तो बलूचिस्तान में ही ज़्यादा तौर पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, जिसकी वजह से वो जो वजह बनी उसके हमारे गिरफ्तार करने की उसको। तो वो एक उस मसले से तो हमें पता है कि हिंदुस्तान जो किसी सूरत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के चाइना के साथ तल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा मजबूत से मजबूत हों। जो CPEC का एक साफ ज़ाहिर है एक ऑब्जेक्टिव और गोल है कि पाकिस्तान चाइना के बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बढ़ाई जाए और वैसे भी तल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। और इसी तरह इंडिया ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के तल्लुकात ईरान से मजबूत हों। तो वो इस सिमत में भी वो मैं जब एम्बेसडर था तेहरान में तो मुझे पता चला था मुख्तलिफ जो यानी खुफिया किस्म के इदारे हैं उनकी तरफ से पता चला था कि हिंदुस्तान बड़ी सख्त कोशिश कर रहा है उन दिनों में भी कि पाकिस्तान ईरान के दरमियान गलतफहमियों को जो है बढ़ाया जाए, यहाँ पे इनके दरमियान में झगड़े करवाए जाएं। तो ये जो हम देखते रहते हैं कि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो ईरानी बलूचिस्तान से पाकिस्तान में आके टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर पता ये चले कि उन ग्रुप्स के पीछे जो है जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। बिल्कुल। तो हमें ये जो अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना है ये तो हमारा अपना काम है, हमारे इदारों का काम है, हमारी हुकूमत का काम है, हमारे लोगों का काम है कि इसमें मिलके अपने मुल्क में सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें, उस पर काबू पाएं, उनको काबू पाएं। बिल्कुल। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आमिर साहब, ये पाकिस्तान के और ईरान के जो ताल्लुकात हैं इस पर मलिया लोधी साहिबा भी ये कह रही हैं कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट है वो अमेरिकन इंटरेस्ट है, वो हमारा नहीं है, तो हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। इसी तरह जब अमेरिका ने डिस्प्लेजर शो किया, हिंदुस्तान जब रूस से तेल ले रहा था तो उसके बावजूद इंडिया ने जो है वो परजिस्ट किया और वो उससे पीछे नहीं हटे। आपको लगता है कि पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है ये करना कि अगर अमेरिका आगे से रिस्पांस भी कोई देता है जो कि इतना प्लेजेंट ना हो पाकिस्तान के लिए, तब भी हम इस बात पे इंसिस्ट कर सकें कि हमने मंसूबा आगे बढ़ाना है, या फिर ये बात रियलिस्टिक नहीं है पाकिस्तान के केस में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं तो कानूनी नुक्ते नज़र से चीज़ों को देखता हूँ और जाहिर है
उसमें कुछ रियलिटी चेक जो है वो थोड़ा सा उसके हक़ाइक़ डिफरेंट होंगे। फ्रॉम अ कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा व्यू ये है कि आपने हर इशू को यूं समझिए कि हर इशू की लेन अलग है। एक ही सड़क होगी लेकिन लेन्स अलग अलग हैं। हर इशू की ट्रांजैक्शन सेपरेट है फ्रॉम दी अदर। अगर वो मिसाइल का अटैक हुआ है उसका रिएक्शन उस लेन के अंदर रहते हुए पाकिस्तान ने किया। अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स उस जगह को यूज कर रहे हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट है, ताउन विद या एग्रेसिव पॉस्चरिंग विद इजराइल है, ये सारी सेपरेट लेन्स हैं जिसमें रिएक्शन सेपरेट होंगे। बिकॉज ये स्टेट प्रैक्टिस से ताल्लुक है इन सब चीजों का। इसी तरह जो ईरान गैस पाइपलाइन का वो एक सेपरेट रिएक्शन, सेपरेट लेन में पूरा केस या पूरा मामला, पूरा डायलॉग एड्रेस होगा। और इसके लिए जब वो मिनट्स बनते हैं, जब टॉकिंग पॉइंट्स बनते हैं हेड ऑफ स्टेट्स के, तो उन टॉकिंग पॉइंट्स में ये चीजें रखी जाती है कि चाहे ये म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी नजर में आए या लगे कि आपके हक आपके साथ नहीं है, लेकिन नेवरदलेस अगर लीगैलिटी उसको सपोर्ट करिए तो इसका एक अपना मोमेंटम होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चाहे वो आज आपकी बात मानते हैं नहीं मानते, लेकिन अगर आपने फ्लैग किए हैं वो इश्यूज, उनको लीगल जस्टिफिकेशंस दिए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट ट्रैवल करता है विद इन द सिस्टम और उसको फिर आप फॉलो करते हैं। और किसी न किसी सूरत में ऐसी चीजें इमर्ज करती हैं फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ, ईयर फ्रॉम नाउ, जब सडनली वो सारा की सारी ट्रैक्शन कन्वर्ज कर जाती है इनटू सम पॉजिटिव आउटकम। लेकिन अमर साहब, ये आप लीगल पर्सपेक्टिव की जो बात कर रहे हैं, अब रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में तो लॉ के बारे में भी लोग यही कहते हैं ना कि इट्स द कमांड ऑफ द सॉवरन। जिस तरह से इराक वॉर की हम बात कर लें या दीगर जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे, यूएन ने डिफरेंटली रिएक्ट किया उस पर। तो आपको लगता है कि स्टेट पावर भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अक्सर लॉ को भी बेंड कर लेती है? इतनी आइडियल वर्ड तो है नहीं ये। वो दैट आई एग्री विद यू कि बिल्कुल कुछ रेड लाइंस हैं जिसमें रियल पावर्स की रेड लाइंस हैं, वो उसके आगे लॉ को भी वो बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। लेकिन कुछ 70% ऑफ टेरेन ऐसा है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज के पास ये पोटेंशियल है टू नेगोशिएट गुड लीगल पोजीशंस, और वो की जाती हैं। मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस जहां वियना में, जिनीवा में, न्यूयॉर्क में होती हैं, कुछ मुकामात पर तो वर्ल्ड पावर्स आपको वीटो जरूर करती हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे मुकामात हैं, बेशुमार ऐसी नेगोशिएशंस हैं, बेशुमार ऐसे ट्रीटीज, टेक्स्ट हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के जोरे बाजू से नेगोशिएट हो गए। आईसीसी कोर्ट का कयाम इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रूफ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको मुसलसल अमेरिका अपोज करता रहा। इसी तरह लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन 1982 में जब बना तो उस वक्त तमाम अमेरिका की, आज तक अमेरिका उसका पार्टी नहीं बना कि समुद्री हदूद महदूद हो गई, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के मोमेंटम ने इवेंचुअली उसको ट्रांसलेट कर दिया इनटू अ मल्टीलैटरल कन्वेंशन, और आज आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 1200 नॉटिकल माइल वगैरह वगैरह। कहना ये चाह रहा हूँ जी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, टेरिटोरियल वाटर्स है, 350 नॉटिकल माइल्स तक आप ले गए हैं, तो वो आपको एक लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल था, उसको आपने नेगोशिएशंस अच्छी की, या डब्ल्यूटीओ के नेगोशिएशंस में आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर दी फॉर द एंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड, जिसका फायदा सबसे ज्यादा ऑब्वियसली चाइना ने उठाया। लेकिन वो लीगल इंस्ट्रूमेंट की बेसिस पर अब चाइना का माल या किसी भी मुल्क का माल जो एक्सपोर्टर हो, टेक्निकली अब वो रिवायती बैरियर्स जो कस्टम के थे वो नहीं रोक सकते। तो मैं समझता हूँ कि बतौर डेवलपिंग कंट्री आपको महज इस गुमान पर कि आपका हक में कुछ नहीं होगा, अपनी एफर्ट को गिव अप नहीं करना चाहिए लीगल। बिल्कुल ठीक है जावेद साहब। अब सऊदी अरब के भी हमने देखा, वजीर खारजा रिसेंटली पाकिस्तान आए थे, और जो सऊदी ईरान रिलेशंस हैं उसमें भी कुछ ना कुछ बहाली हमें दिखाई देती है। तो आपको क्या लगता है कि प्रीवियसली एक चैलेंज रहा पाकिस्तान के लिए हमेशा ईरान से इंगेज करते हुए कि सऊदी रिएक्शन कहीं ऐसा ना आए जो कि हमारे लिए जो है वो कुछ मुश्किलात का बायस बन जाए? इस बार आपको लगता है केस मुख्तलिफ है क्योंकि वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन हो रही है? जी, मैं समझता हूँ कि हालात पहले से कदरे बेहतर हैं, क्योंकि एक तो जैसे आपने खुद ही इशारा किया है कि चाइना की एफर्ट से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कुछ कंसीलिएटरी प्रोसेस को शुरू किया है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मुल्कों में जाके अपने सफारत खाने भी खोले हैं, तो ये एक अच्छी बात है, हमें इस प्रोसेस को इनकरेज करना चाहिए। असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान के लिए अहम है कि ईरान से भी उसके दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत हों और सऊदी अरेबिया के साथ भी। तो हम किसी सूरत नहीं चाहते, हमारे हक में नहीं, हमारे मफाद के हक में नहीं है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तल्लुकात में कशीदगी बढ़े या खुदा न खास्ता और कोई ज़्यादा सीरियस सिचुएशन डेवलप हो। तो हमें एक तो रोल प्ले करना चाहिए कि इन दोनों को ममालिक के दरमियान हालात तल्लुकात को जितना बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, उसमें अगर हम कोई पॉजिटिव मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं हमें करना चाहिए। लेकिन हमें हमारे असूल जो एक फॉरेन पॉलिसी का काफ़ी अरसे से रहा है वो ये है कि जब इस्लामी ममालिक में
कोई आपस में डिस्प्यूट हो तो हम उसमें कोशिश हमारी ये होती है कि हम उसमें एक साइड ना लें, बल्कि हमको ऐसा रोल प्ले करें उस डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन की तरफ ले जाया जा सके। तो हमें वो पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। हम ईरान की खातिर सऊदी अरेबिया के साथ अपने तल्लुकात खराब नहीं कर सकते, इसी तरह सऊदी अरेबिया की खातिर हम ईरान से भी अपने तल्लुकात को बिगाड़ नहीं सकते। ईरान हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम हमसाया मुल्क है, और किसी भी सूरत में, और मेरा ज़ाती असेसमेंट ये है कि ईरान की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक वेलबींग जो है उसका बड़ा गहरा तल्लुक है पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक वेलबींग से, और दोनों वाले के लीडरों को और पॉलिसी मेकर्स को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि हम वो अगर यूनिलैटरली कुछ ऐसे फैसले करें जिससे दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी या इकोनॉमिक वेलबींग पे कोई नेगेटिव मनफी असरात मुरतब हों, तो वो पहले जो मुल्क ये काम कर रहा है उसको भी अल्टीमेटली नुकसान होगा। और ये हमारी तारीख जो पिछले चंद दहाई हुए हैं उसमें चीज़ ये साबित हो चुकी है। ठीक है, तो ईरान पाकिस्तान जो रिलेशंस हैं आपके मुताबिक अगर उसकी नॉर्मलाइजेशन होती है तो खित्ते के लिए भी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी ये आइडियल सिचुएशन होगी। बहुत शुक्रिया जावेद साहब और अहमद बिलाल सूफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शामिल करते हैं ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज का प्लान तैयार किया गया है और उसका जवाज़ यही है कि जो ज़िमनी इंतखाब इतवार के रोज़ हुआ है उसमें धांधली का शिकार किया गया है उनके पार्टी मेंबर्स को, बिलखसूस पंजाब के अंदर जो रिज़ल्ट है उसको वो डिस्प्यूट करते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी होगी और गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करेगी, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब, आप ये बताइएगा कि ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं इसके प्रिटेक्स्ट पर अब आप एहतजाज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो होता यही आया कि एहतजाज से हुकूमतें गिरा नहीं करती। 2013 में भी जो आपका स्टांस था मुनज़्ज़म धांधली का, उस पर एक कमेटी बनती है, फिर उसकी रिपोर्ट सामने आती है, उसको भी रिफ्यूट कर दिया गया। अब सवाल यही हो रहा है कि क्या इस मरतबा भी ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी या फिर सिर्फ आप प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं गवर्नमेंट पे? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या करना अब्दो या करना नस्तईन। देखिए, हमारे हाथ में कोशिश है। हम अपनी कोशिश के लिहाज से, और हमारी कोशिश क्या है कि पाकिस्तान में शायद कभी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो कि जिसके रिजल्ट हर एक एक्सेप्ट कर सके। मैं आपको मिसाल देता हूँ। 21 को पाकिस्तान में जो बाई इलेक्शंस थे वो मुख्तलिफ सूबों में हुए। अच्छा, उसमें हम ये देखते हैं, मेनली हम देखते हैं कि पंजाब में भी हुए और केपी में भी हुए, सिंध में भी हुए, बलूचिस्तान में भी हुए। सिवाय पंजाब के किसी भी जगह पे दहशतगर्दी का खतरा नहीं था। पंजाब वाहिद वो है सूबा है जहां दहशतगर्दी का खतरा था। पंजाब वाहिद सूबा है जहां पे लोगों को इलेक्शन से पहले कैंपेन की इजाजत नहीं थी। पंजाब वाहिद सूबा है जहां पे इंटरनेट बंद किया गया। पंजाब वाहिद सूबा है जहां पे बाज लोगों को देखा गया, चाहे इक्का दुक्का देखा गया, कि वो फॉर्म 45 पहले से ही साइन किया हुआ था। पंजाब वाहिद सूबा है जिसके अंदर जो पटन कोलेशन 38 है, बारी साहब वो कहते हैं कि उसके अंदर अकॉर्डिंग टू हिज स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर धांधली हुई है। एक सिग्निफिकेंट लोगों ने उसकी रिजर्वेशंस के बारे में बताया। पंजाब वाहिद सूबा है जिसके अंदर आप जितने भी इलेक्शन से पहले या इलेक्शंस के दरमियान में जो पोल रिगिंग या प्री पोल रिगिंग की जो बातें थी वो सिर्फ पंजाब में है। वो ना तो सिंध में है, ना तो बलूचिस्तान में हुई है और ना केपी में है। भला क्यों? उसकी वजह यह है कि जो लोग पंजाब में हुए, राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है कि उन्होंने क्या कहा, मोहसिन नकवी किस बेसिस की वजह से वजीर बनना है। राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है? राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है कि यार ये जो जितने भी केसेस है ये हम लोगों के टाइम पे ये गलत बने हैं, ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जावेद लतीफ क्या कह रहे हैं? यही सारी चीजें कह रहे हैं। अगर आप हर जगह पे करके देखें, मुझे समझ नहीं आती जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं और हम कहते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा वो है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो दहशतगर्दी की केपी में है।
केपी में क्यों नहीं हुआ, बाजवड़ में क्यों नहीं है? देखिए बाजवड़ में लास्ट टाइम तो वहां पे एक शहादत भी हुई थी, वहां पे तो उन लोगों ने वो भी कहता, तो फिर इस दफा बाजवड़ में क्यों नहीं उन लोगों ने दफा 144 लगाया? हुमायूं साहब, ये आपकी जो रिजर्वेशन है ये इलेक्शन कमीशन से है, रूलिंग पार्टी से है या किसी और से है? ये धांधली करवाई किसने है, किसको एक्यूज कर रहे हैं आप? देखिए इस तरह है कि जब किसी बैंक में डाका डलता है ना, तो उसमें आमतौर पे इनसाइडर्स होते हैं, समझ आ गई? अच्छा, ये गवर्नमेंट और जो इलेक्शन कमीशन है ये सारे मिलके ये कर रहे हैं, एक बंदे का काम नहीं है, ये मिलके कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है, जब इलेक्शन कमीशन, जब एक आदमी के पास फॉर्म 45 पहले से साइन शुदा आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? वो आरओस कहां से ये चीजें कर रहे हैं? आप मुझे ये बात बताएं, जब हम इंटरनेट डाउन करते हैं तो ये अगर गवर्नमेंट करती है, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्यों नहीं उठाता? इलेक्शन कमीशन तो पूरे पाकिस्तान के लिए ना, वो कह सकते कि यार तुम लोगों का अगर ये नहीं है तो केपी में क्यों उन लोगों ने किया हुआ? फिर केपी वालों को भी कहे यार तुम भी ये करो। नहीं तो आपको ये लगता है कि केपी के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं वो इसीलिए ठीक हैं कि वहां पे किसी ने एफर्ट भी की उसको इंजीनियर करने की? बात ये नहीं है कि केपी के अंदर रिजल्ट्स ठीक है या नहीं है, मैं रिजल्ट्स की बात तो कर ही नहीं रहा हूं ना। देखिए रिजल्ट्स तो बाद की बात है, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर तो टेररिज्म का मसला था तो क्या वो खाली पंजाब में था? और ये याद रखिए 2-3 सूबों में सबसे कम दहशतगर्दी जो है वो पंजाब में होती है, सबसे ज्यादा या बलूचिस्तान में है या केपी में, उसके बाद पंजाब और सिंध की बारी आती है, या सिंध की बारी आती है उसके बाद पंजाब की बारी आती है। तो अगर बलूचिस्तान में दफा 144 नहीं लगा, अगर बलूचिस्तान में इंटरनेट डाउन नहीं किया, तो पंजाब को क्या पड़ी हुई थी? मैं तो सवाल उठा रहा हूं इस प्रोसेस के ऊपर, मैं तो सवाल उठा रहा हूं कि ये सारा मैनेज्ड इलेक्शन था, ये सारा शुरू से मैनेज इलेक्शन था। बारी साहब के मुताबिक 85% लोग वो थे जिन्होंने 8 फरवरी को भी वोट डाला और अभी भी वोट डाला। अकॉर्डिंग टू बारी साहब 40% लोगों ने पीटीआई को वोट डाला और खाली 25% लोगों ने पीएमएलएन को वोट डाला। तो फिर रिजल्ट जब चेंज हो रहे हैं, तो फिर जब आप कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू करें, तो मेरा सवाल उठता है कि ये दहशतगर्दी खाली पंजाब में क्यों थी? ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स की भी कुछ बात कर लेना। आपने राणा साहब को कोट किया, राणा साहब कह रहे हैं कि आपका वोटर बाहर नहीं आया इसीलिए आपके रिजल्ट्स ये हैं। मैं गलत है, 40% वोटर जो बाहर निकला है उसने पीटीआई को वोट दिया, 25% जो बाहर निकला है उसने पीएमएलएन को दिया हुआ है। तो ये हमारे जितने भी वोटर्स निकले थे उसमें मेजॉरिटी ने पीटीआई को वोट दिए है, उसमें मेजॉरिटी ने पीटीआई को जिताया। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, मसला ये है कि जैसे पिछले, अब मैं एक और बात बताता हूं, ये याद रखें, एक आदमी जब कत्ल करता है ना, ये जब हम कहते हैं सीरियल किलर का हमेशा एक ही निशानी होती है, वो एक ही तरह की वारदात डालता है, ठीक है? अब अगर हम देख लें कि पंजाब में ये वारदात डली है, और इससे पहले ये वारदात कब डली थी? इससे पहले ये 8 फरवरी को डली थी। तो इसका मतलब ये जो 8 फरवरी को जिन लोगों ने इलेक्शंस करवाया है, जिस तरीके से करवाया है, उसी तरीके से पंजाब को उन्होंने मैनेज किया। ठीक है हुमायूं साहब, एक क्रिटिसिज्म ये होता है ना कि इल्जाम तो लग जाता है लेकिन कोई एविडेंस नहीं आता। वो ये अब कह रहे हैं कि पीटीआई ने एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई, तो फिर किस बुनियाद पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए इस तरह ये हो जाता है, मुझे एक बात बताएं ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, आप अभी थोड़ी देर के लिए जरा आप जज की पोजीशन पे जाके बैठ जाए और हाजिर नाजिर जान करके ये बताएं मुझे, मैं आपसे सवाल करता हूं कि हम मान लेते हैं कि दहशतगर्दी जो है ना उसका एक डर था, तो क्या दहशतगर्दी केपी में नहीं थी, उसका डर नहीं था? क्या दहशतगर्दी बलूचिस्तान में उसका डर नहीं था? वहां पे क्यों 144 नहीं लगा? वहां पे क्यों इंटरनेट बंद नहीं हुआ? उसकी वजह यह थी कि उन लोगों की हुकूमतों ने बेईमानी प्रॉब्ली उन्होंने कहा कि सबको फ्री और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। पंजाब में क्यों हुआ है? पंजाब में इसलिए हुआ है कि इन चोरों का तरीका यही है
ये बगैर चोरी के जीत नहीं सकते। 1981 हो या 1984 हो, 1990 हो या 2013 हो या 1996 हो, जब तक ये किसी के वो बैसाखियों पे चढ़कर ना आए, जब तक ये वो गाड़ियों की डिग्गी में घुसकर लोगों के से जाके ना मिले, ये लोग आ नहीं सकते। तो असल मसला तो इन लोगों का है, ये चीज हम लोगों को करनी है। बाकी तो आप उस लिहाज से देख लेना कि बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुआ। मैं तो ये सवाल उठाता हूं, इस सवाल की बेसिस पे मेरा अंदाजा ये है कि एक आदमी है जिसने वहां सर्वे किया, और सर्वे क्या किया है, उसने हर पांचवा आदमी जो बाहर निकला है, वोटर जो बाहर निकला है, उसने उससे सवालात पूछे, एक ही किस्म के सवालात पूछे। तो इसका मतलब ये एवरी फिफ्थ पर्सन, दैट कुड बी एनीवन। अब एवरी फिफ्थ पर्सन में ये याद रखिए, सबसे पहले जब आप कोई स्टडी करते हैं उसका सैंपल साइज देखते हैं कि सैंपल साइज किस तरीके से लिया गया, क्या बायस तरीके से लिया गया, अनबायस तरीके से लिया गया। जब आप एवरी फिफ्थ पर्सन को कर लेते, इसमें बायसिज्म खत्म हो जाता है। उसके बाद उन्होंने स्टैटिस्टिक्स करके बताया कि वहां पे 12% लोग कहते हैं कि उनके ऊपर, 10% कहते हैं कि उनके ऊपर कहा गया था कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनको कहा गया था कि तुम यहां वोट डालो। इसका मतलब है वही काम जो जज कह रहे हैं वो ये पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में ये ट्रेंड नहीं रहा कि जो रूलिंग पार्टी होती है बाय इलेक्शन वो इसीलिए जीत जाती है कि लोग मायूस होते हैं, किसी और को इलेक्ट कर भी लिया तो काम तो हो नहीं सकते हल्के में उनकी मर्जी के बगैर। तो ये फैक्टर बहुत बड़ा आपको लगता नहीं कि अब भी ये फैक्टर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बाय इलेक्शंस को? देखिए सबसे पहले मैं बात बता रहा हूं, अगर फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, अगर पीटीआई सारे सीटें जीत भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना था इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इन लोगों ने, आपका वोटर भी यही सोच रहा था ना शायद। सुन ले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हमारा वोटर, फर्ज करे हमारा वोटर अगर 1000 है तो 1000 नहीं निकला, 600 निकला है, मैं मान लेता हूं 600 निकला है, ठीक है। लेकिन जो 600 लोग निकले हैं, उन 600 लोगों में से 40% जो हैं उन लोगों ने वोट दिया पीटीआई को और 25% ने वोट दिया है पीएमएलएन को। ये स्टैटिस्टिक्स बताती है, ये वहां पे सर्वे बता रही है कि इस लिहाज से। अच्छा, अब हमने ये भी देखा है वहां पे कि वहां पे डब्बों को फिल किया गया है, वहां पे वो सारी चीजें, और ये पहले भी होता रहा है, ये सारी चीजें। अच्छा, इनके बाद ये लोग कहते हैं कि हम आपको एक बात बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर के टाइम पे जो टोटल वोट कास्ट हुए थे वो कम हुए थे और फैसल गंडापुर के उस पे ज्यादा हुए थे। और ये लोगों ने वो किया। मैं आपको बताता हूँ वजह क्या थी। वजह ये थी, अली अमीन गंडापुर के टाइम पे इससे बहुत ज्यादा थे, लेकिन वहां पे ये कितने चुराते वोट, कितने करते, वो इतनी बड़ी लीड से जीत रहा था कि ये कहते इन्होंने यार रहने नहीं दो। ठीक है, अब मैं आपको हमारे से ये जुलाई 2022 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें फिर पीटीआई कैसे 15 सीटें जीत गई, नून लीग 5 सीटें जीती, अगर हर मर्तबा ये होता है? देखिए इस तरह हुआ ना, ये चोर, अगर आप कभी आप ये देखें, जब चोरी लोग करते हैं तो वो प्लानिंग वो करते हैं। उस वक्त जो इन लोगों के प्लान थे, उनका ख्याल था कि ये नहीं होगा। उन लोगों ने वहां पे क्या किया, उस वक्त क्या इंटरनेट बंद हुए थे? नहीं हुए थे। उस वक्त क्या ये सारी चीजें हुई थी, इस तरीके से हुई थी? नहीं हुई थी। तो देखिए अब उनको समझ आ गई कि यार हम अगर जब तक इंटरनेट बंद नहीं करेंगे तो ये चीज नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मतलब वो फैक्टर था। हमारे सब लास्ट मिनट है, मुझे शॉर्टली बताइएगा। एक तरफ कहा जाता है कोई बैकडोर राब्ता नहीं, गुफ्तगू नहीं की जा रही। असद कैसर साहब कह रहे हैं इस महीने के आखिर तक खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई बातचीत चल रही है या नहीं? देखिए मुझे एक समझ नहीं आती कि अगर मैं कहता हूं कि इमरान खान अगले 1-2 महीनों में निकल आएगा, आप कैसे प्रिज्यूम कर लेते हैं कि बातचीत की वजह से निकल उसकी वजह है कि केसेस की एक पूरा अंबार है और वो पाकिस्तान में आपको पता है कि फेस इंपॉर्टेंट होता है, केस नहीं। इस वक्त जो 3 केसेस हैं, वो तीनों केसेस बिल्कुल बहुत वीक फुटिंग पे है और मेरिट पे नहीं है। जो चौथा केस इन लोगों ने किया हुआ है, उसके अंदर जितने गवाहान हैं वो सब कहते हैं कि इमरान खान को पर्सनली इससे कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उसकी जात की हद तक कुछ नहीं है। हाँ, अगर कैबिनेट को आप इस चीज के ऊपर वो करते तो फिर कैबिनेट और चीज है, ठीक है। लेकिन एक आदमी को आप सिंगल आउट कर रहे हैं, वो आप सिंगल आउट कर नहीं सकते। तो उस वजह से आप इसको कर ले। तो उन बेसिस पे अगर कोई अक्लमंद इंसान होगा वो कहेगा कि वो बता रहे हैं कि जी ये सारे केसेस जो है ना ये मेरिट पे नहीं है। और जैसे राना सनाउल्लाह ने कह दिया है, उसने कहा ये जो हमने केसेस बनाए थे ये सारे के सारे उस पे हैं,
मोटिवेटेड ठीक है, है। मतलब केसेस वीक हैं, इसीलिए आपको लगता है कि उनकी रिहाई जल्द हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद थे, उनका कहना यही था केसेस जो हैं वो वीक फुटिंग पर हैं, इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द जो उनके एक्स चेयरमैन है पार्टी के वो जेल से बाहर आ जाएंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।